हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। स्वागत आप सभी का विजय क्लासेज में। मैं आपका बड़ा भाई मनोहर। और कैसे हैं आप लोग? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? बोर्ड परीक्षा 2026 आरबीएसई का एग्जाम देने जा रहे हो और मास्टर आपके सामने हाजिर है। विज्ञान का मॉडल पेपर जो आरबीएसई ने जारी किया है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने लाइव लेकर मैं हाजिर हूं। कैसे हैं सभी को? नमस्ते। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा हूं कि बोर्ड परीक्षा 2026 के विज्ञान विषय का जो मॉडल पेपर है, बोर्ड ने जो पूरे पूरे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं, लेकिन विज्ञान विषय का मॉडल पेपर है मैं यहाँ सोल्व करवाऊंगा। मॉडल पेपर हमें यह बताता है कि कौन से चैप्टर से, कौन से पार्ट से कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मॉडल पेपर हमें पहले एक प्रकार से, मतलब ये ब्लूप्रिंट है एक प्रकार का पेपर का, ये समझाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि हमारे राजस्थान के अंदर जो, मैं मेरे बारे में थोड़ा परिचय दे देता हूं आपको कि मुझे राजस्थान बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते हुए आज 7 साल हो चुके हैं और कई टॉपर्स मैंने इस दौरान दिए हैं। कई बार बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 नंबर भी आए हैं। आपका सपना है 100 में से 100 नंबर लाने का, बिल्कुल सही जगह हो। हम आने वाले समय के अंदर विज्ञान के कुछ चैप्टर्स के जो है थ्योरी भी है वो आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि हमारा पेपर है उसका पैटर्न क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से। देखिए, हमारे 10वीं क्लास के अंदर जो टोटल जो नंबर जो रहते हैं वो 600 नंबर का पेपर होते हैं। टोटल 6 पेपर होते हैं, 6 सब्जेक्ट है हमारे पास में, 5 कंपलसरी सब्जेक्ट है और एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके अंदर मे भी आपके पास में संस्कृत रही होगी या किसी के पास में और अलग अलग सब्जेक्ट रहती है, उर्दू है, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर वगैरह कुछ सब्जेक्ट रहते हैं। तो मैं बता दूं कि हर सब्जेक्ट में, प्रत्येक सब्जेक्ट का पेपर कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है ना। अब ये जो 100 नंबर का पेपर होता है, इस 100 नंबर के पेपर के अंदर आपके, इस 100 नंबर के पेपर को हमने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है, ध्यान रख लेना। क्लियर है? एक भाग जिसके अंदर आता है सत्रांक, सेशनल जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है ना। मैं पूरा शुरू से आपको समझाता हूं सत्रांक। और दूसरा जो होता है वो होता है पेपर। मतलब ये क्या होता है? ये आपका पेपर होता है, ठीक है ना। पेपर जिसके आंसर लिखना होता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। परीक्षा होती है सत्रांक या पेपर। पेपर का मतलब है कि यहां पर आपका क्या हो रही है? परीक्षा हो रही है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी, आपकी परीक्षा होती है। अब ये जो सत्रांक होता है ये स्कूल लेवल पर होते हैं। किस लेवल पर होते हैं? स्कूल लेवल पर होता है। मतलब इसकी स्कूल के अंदर ऑब्जर्विंग होती है, आपकी अटेंडेंस है, आपका अनुशासन है, आपकी हैंड राइटिंग है, आपके जो नंबर्स एग्जाम्स के अंदर, इंटरनल एग्जाम्स के अंदर जो नंबर आए, इंटरनल्स में फर्स्ट टेस्ट हो गया, सेकंड टेस्ट हो गया, थर्ड टेस्ट है, और जो हाफ ईयरली है उनके अकॉर्डिंग आपकी स्कूल के अंदर ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, ये स्कूल मैनेजमेंट आपके नंबर देता है, ठीक है ना। ये सत्रांक कितने नंबर के होते हैं? सत्रांक जो होते हैं मेरे दोस्तों और मेरे नन्हे मुन्ने भाइयों, ये 20 नंबर के होते हैं। और जनरली स्कूल्स के जो टैलेंट बच्चे होते हैं, आपके जैसे पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को 20 में से 20 नंबर दे देते हैं। फिर क्या रहता है? पेपर जो परीक्षा जो होती है ये कितने नंबर की होती है? ये होती है 80 नंबर की। सभी सब्जेक्टों के अंदर हमारे इधर ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो 80 नंबर का हमारा पेपर होता है। हमारा टारगेट है कि ये 80 में से 80 हम किस प्रकार से लाएं, ठीक है ना। तो विज्ञान विषय में आप बिल्कुल सही जगह हो। विजय क्लासेज और विजय परिवार आपका इसके अंदर भरपूर सहयोग करेगा, लेकिन पढ़ाई और मेहनत लगन के साथ में आपको लगना पड़ेगा। अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है तो आपको कदम ताल चलाकर, बेहतर तरीके से, एक बढ़िया तरीके से रणनीति बनाकर, तैयारी करके। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं खुद मेरे समय का टॉपर रहा हूं, तो मुझे ज्यादा बेटर पता है। मैंने कई टॉपर्स बनाए हैं, तो उन, मतलब यूं समझ लो कि ऐसे बच्चे भी थे जो बच्चे बिल्कुल वीक थे, लेकिन उनको भी हमने टॉपर्स बनाया है, ठीक है ना। तो मैं आपको 80 नंबर का पूरा सिस्टम समझाता हूं कि ये किस सबसे। अब हमारे साइंस के अंदर, ध्यान से सुनना बात को, टोटल 13 चैप्टर है। टोटल कितने चैप्टर है? 13 अध्याय है, ठीक है ना। 13 अध्याय को हमने किस तरीके से बांटा? 13 अध्याय के अंदर सबसे पहले तो अपने रसायन के चैप्टर है, केमिस्ट्री के जो पार्ट हैं वो बात करते हैं। रसायन के कितने? 4 चैप्टर है। चारों के चारों चैप्टर टोटल कितने नंबर के? 25 नंबर के। इसके बाद में अपने जीव विज्ञान के चैप्टर है, ठीक है ना। किसके हैं? जीव विज्ञान के। मैं चैप्टर के नाम भी आपको बता सकता हूं। रसायन के चैप्टर में पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा अम्ल सारक एवं लवण। तीसरा धातु एवं अधातु। चौथा
कार्बन एवं उसके यौगिक, ये 4 चैप्टर हो गए रसायन के अंदर। चारों चैप्टर मिलाकर कितने, 25 नंबर के। फिर जीव विज्ञान के भी कितने चैप्टर है, 4, और ये चैप्टर भी कितने नंबर के हैं, ये चैप्टर भी अपने 25 नंबर के ही है। क्लियर मेरे दोस्त। उसके बाद में अब जीव विज्ञान में 5वां चैप्टर जैव प्रक्रम, 6ठा नियंत्रण एवं समन्वय, 7वां जीव जनन कैसे करते हैं, 8वां आनुवंशिकता, है ना। चैप्टर के नाम याद होने जरूरी है। चैप्टर के नाम याद रखोगे तो हमें ये पता चलेगा कि हम क्या चीज पढ़ रहे हैं। इसके बाद में अपनी आती है भौतिकी, फिजिक्स जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। भौतिकी के अंदर कौन से चैप्टर्स आते हैं मेरे दोस्तों, भौतिकी के अंदर भी 4 चैप्टर आते हैं। ये भी कितने नंबर के होते हैं, 25 नंबर के, जिसमें कि 9वां चैप्टर, अब 9वां चैप्टर है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, 10वां चैप्टर जो है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, 11वां चैप्टर है विद्युत, और 12वां चैप्टर जो है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह, ठीक है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। ये भी 25 नंबर के। और लास्ट वाला जो चैप्टर है वो पर्यावरण से है, ठीक है ना, नाम भी उसका पर्यावरण ही है, ठीक है ना, हमारा पर्यावरण उसका नाम है, अवर एनवायरमेंट नाम भाई। ये कितना चैप्टर हो गया, एक चैप्टर ही है इसके अंदर, और इसके टोटल नंबर कितने हो गए, 5 नंबर हो गए। अब अगर मैं आपके सामने कैलकुलेशन करूं मेरे दोस्त, तो ध्यान से देखना, टोटल चैप्टर कितने हो गए, 4 4 12 और 1 13 चैप्टर हो गए। और नंबर कितने हो गए टोटल, 25 25 25 75, और 5 कितने हो गए, 80 नंबर का टोटल हमारा टारगेट है, ठीक है ना। ये आपने पूरा पूरा अपने आपको ये चीज आपको समझा दी। क्लियर। 13 अध्याय किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं 10th साइंस की, विज्ञान की बात कर रहा हूं, विज्ञान सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमने डिवाइडेशन कर दिया। अब बोर्ड ने हमें यह भी बता दिया कि कौन से चैप्टर से हम कौन सा क्वेश्चन देने वाले हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन देने वाले हैं। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं आगे। ये देखिए ध्यान से, आपके सामने एक लिस्ट बोर्ड के द्वारा ही जारी की हुई, बोर्ड की ब्लूप्रिंट से ही मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, ध्यान से देखना, ठीक है ना। बोर्ड के अंदर ही ब्लूप्रिंट लिया, ब्लूप्रिंट जो बोर्ड ने जारी किया ना उसके अंदर से ही। देखो ध्यान से, ये क्या बात कर रहा है मेरे दोस्त, इधर ध्यान से देखना। सबसे पहले प्रश्नों के प्रकार, ठीक है ना, प्रकारवार अंकवार, प्रश्नों का प्रकार बहुविकल्पीय, मतलब एमसीक्यू जिसको हम बोलते हैं ना। एमसीक्यू का मतलब क्या होता है भाई साहब, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है ना, एमसीक्यू जो आते हैं वो कितने आते हैं, 18। क्वेश्चन नंबर 1, अभी तो बहुत सिस्टम इजी कर दिया भाई साहब। हमने जिस समय बोर्ड परीक्षा दी हमें तो पता ही नहीं था कि एमसीक्यू नाम की बीच क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। हमारे शुरू से पहले से टोटल क्वेश्चन 30, चैप्टर 16, आप सोचो 16 चैप्टर 30 क्वेश्चंस। अब तो सिलेबस कम कर दिया, चैप्टर के क्वेश्चंस इतने इजी कर दिए भाई साहब, 18 विकल्पात्मक। अगर कोई बच्चा पहला ही क्वेश्चन सही करके आए तो उसको कोई दूसरे क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, पास हो जाता है, क्योंकि जब 18 नंबर का है, नंबर पास होने के लिए कितने चाहिए, 16 चाहिए। अब आप सोचो, ठीक है ना। 13 से भी पास हो सकते हैं बाई ग्रेस वगैरह, लेकिन हमारा टारगेट है नहीं, हमारा टारगेट है कि इन सब क्वेश्चंस को सही किया जाए। लेकिन ये जो टॉपर बच्चे होते हैं उनके लिए कभी कभी ये रिस्की साबित हो जाता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती और एक नंबर पूरा उड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना। फिर रिक्त स्थान, ब्लैंक जो होते हैं किसके पूछे जाते हैं, ये रिक्त स्थान जो है ये भी पूछे जाते हैं 6। इसका मतलब हर चैप्टर, हर क्वेश्चन 1 नंबर का, और 18 हो गए तो टोटल नंबर कितने हो गए, 18 हो गए। मतलब यूं समझो कि 22% क्वेश्चन जो है वो यहां से आ जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। अंकों के 22% जो है वो आपको ये क्वेश्चन 20 मिनट में करने होते हैं, ठीक है ना। रिक्त स्थान 6 रिक्त स्थान, प्रत्येक रिक्त स्थान 1 नंबर की, टोटल 6 नंबर, मतलब 7.5% ही आ गया, ठीक है ना। ऐसे के ऐसे अति लघुतरात्मक, ठीक है ना, टू शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन, जो शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन होते हैं ना, उसको अपन बोलते हैं अति लघुतरात्मक। ये 12 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है ना। ये पहला खंड है, उसके अंदर टोटल कितने हो गए देख लो ध्यान से, 18 और 12 30 और 36 नंबर के पेपर के अंदर 36 नंबर के क्वेश्चन, एक नंबर के, मतलब 50% सिलेबस तो ऐसे ही हो गया, ध्यान रखना। लघु उत्तरात्मक, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये 2 नंबर के होते हैं पर क्वेश्चंस, बिल्कुल सही है, 2 नंबर के क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन 20 नंबर के ये आ गए, ठीक है ना। ये 12 थे, एक 12 नंबर के हो गए, 15% ये हो गए, ठीक है ना। 25%, ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वो 25% है। लघु उत्तरात्मक 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं टोटल 10, और 10 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे, 25% हो गए। ये 22.5% 18 नंबर वाले, ठीक है ना। दीर्घ उत्तरीय 4 क्वेश्चन आएंगे, इन सब दोनों में अथवा आएंगे, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना, ध्यान रखना। खंड से द में है, ध्यान रखना, विकल्प योजना का मतलब है अथवा,
ठीक है ना, ये बात भी ध्यान रख लेनी है। अथवा के अंदर दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है आपको। 195 मिनट का टोटल, मीटर नहीं, 195 मिनट का टोटल टाइम देकर ये करता है, ध्यान रख लेना, पेपर दिया जाता है। ठीक है ना, टोटल आपको 3.25 घंटे लगते हैं, 3.25 घंटे 195 मिनट ही होते हैं। ठीक है ना, 3.25 घंटे का पेपर होता है, आराम से कर सकते हो आप लोग। ठीक भाई, चलता हूं मैं आगे आपके सामने। तो ये देखिए कौन से चैप्टर के कितने, किस चैप्टर के, हाँ, किस चैप्टर से कितने नंबर का है। ठीक है ना, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, ये आप यहां देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है कि अपने को कौन से चैप्टर पर ज्यादा। तो मैं आपके सामने चैप्टर का स्टार लगाऊं, इधर देखो, चैप्टर के स्टार की मैं आपके सामने बात करूं तो सबसे पहले तो एक चैप्टर जो है जिसके ऊपर हम स्टार लगाएंगे वो ये वाला चैप्टर, फिर इस चैप्टर की स्टार लगाएंगे, फिर अपन जिस चैप्टर की स्टार लगाएंगे वो ये वाला चैप्टर है। ठीक है ना, ये चैप्टर, फिर जीव जनन कैसे करते हैं ये वाला चैप्टर, फिर ये प्रकाश परावर्तन अपवर्तन, और फिर विद्युत। ये इतने चैप्टर अगर आप पढ़ लो ना, ठीक है ना, इतने चैप्टर आप अगर पढ़ लेते हो ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मतलब आपके बहुत बढ़िया नंबर आ जाते हैं। कुछ बच्चे जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो मैं उनको कह रहा हूं कि आप लोग अगर दूसरा, चौथा, पांचवां, सातवां, ठीक है ना, 10वां, 9वां नहीं, ठीक है ना, 10वां, 11वां, ये चैप्टर आप पढ़ लो आराम से। पर्यावरण वाला तो सबको याद हो जाता है, 5 नंबर का चैप्टर है, फ्री के नंबर देते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ये इजी इजी चैप्टर है, बड़े चैप्टर, मतलब यूं समझो कि मतलब 4 पार्टों से टोटल 50% के आसपास नंबर आते हैं। ठीक है ना, ये चीज 5 पार्ट मान लो आप लोग, 13 पार्ट में से 5 पार्ट ऐसे हैं जो 50% क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखे पढ़नी है। ठीक है, चलिए, तो ये मैं बात कर रहा हूं माध्यमिक परीक्षा 2026 सेकेंडरी एग्जामिनेशन मॉडल पेपर की मैं बात करूंगा। विज्ञान विषय को लेकर आया हूं, साइंस 10th क्लास की। क्लियर भाई, 3 घंटे और 15 मिनट का मेरे छोटे भाई हैं, नन्हे मुन्ने भाइयों, आपको टाइम मिलेगा। आपका जो टोटल पूर्णांक है वो कितने नंबर का रहने वाला है, वो रहने वाला है 80 नंबर का। ये चीज समझने के बाद में मैं आपको लेकर चलता हूं आगे। बहुविकल्पीय सेक्शन ए के अंदर बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कौन सा है, मैं क्वेश्चन आपको देखो ध्यान से, मैंने टाइप भी नहीं करवाया आपके लिए कि भाई साहब आपको मॉडल पेपर एज इट इज में आपको दिखाऊं। ठीक है ना, इधर देखना, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दो आराम से। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आप लोगों को पढ़ना है, ताकि क्या है कि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है भाई, चलिए, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इधर देखो मेरे दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है 1 से लेकर 18 तक विकल्प वाले क्वेश्चन से एक विकल्प चूज करना है। आपको कॉपी दी जाती है, कॉपी के अंदर आपको कैसे आंसर लिखना है मैं बताऊं, ध्यान से देखो। कॉपी जो होती है वो इस प्रकार की आपकी बोर्ड की कॉपी होती है। ठीक है ना, इस प्रकार की ये वाला सेक्शन होता है, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना। ठीक है ना, ऊपर लिखा होता है परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, ये परीक्षा के लिए होता है। यहां पर ज्यादा चीजें मत लिखना, यहां पर परीक्षक जो होता है ना वो कॉपी चेक करता है, कॉपी के नंबर देता है। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और जिसमें टॉपर्स की जो कॉपी है ना वो आपको दिखाऊंगा बोर्ड के ऊपर। ठीक है ना, आप लोग कमेंट कर दो टॉपर्स कॉपी। ठीक है ना, आप कमेंट कर दो टॉपर्स कॉपी और मैं अगला वीडियो उसके ऊपर लेकर आ जाऊंगा। ठीक है ना, है ना, बढ़िया कमेंट्स हो गए तो मैं अगला वीडियो उसके ऊपर लेकर आऊं, टॉपर्स कॉपी, टॉपर्स कॉपी इतना लिख दो। ठीक है ना, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। यहां कुछ नहीं, आपको यहां पर लिखना है कि भाई मेरा क्वेश्चन नंबर ये है, आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 1। अब 1 के अंदर आपका पहला है तो यहां पहला लिखो, इसका ऑप्शन लिख दो, जो भी ऑप्शन राइट है, जैसे ए राइट है, ए लिखा, यहां पे भी आप पूरा कर सकते हो। आप चाहते हो कि ए के अंदर क्या लिखा है कि सर ए के अंदर NaCl लिखा, ये लिखूंगा, तो भी तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके नीचे एक लाइन छोड़नी है आपको, फिर दूसरे में ऐसे आराम से कॉपी, देखो ध्यान से, कॉपी के अंदर 28 पेज की कॉपी होती है, बहुत पन्ने होते हैं, अपने लिए पूरी मतलब नहीं भर सकते अपन साइंस के पेपर से। तो एक लाइन छोड़कर आराम से बढ़िया तरीके से खुले आपको कॉपी बच जाएगी। तो इसे घर तो वैसे ही लाने देंगे नहीं, तो आराम से बढ़िया एक लाइन छोड़कर आप इस तरीके से लिखोगे। फिर दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन लिख लिया कि बस सर इसके अंदर से था, ये लिख लिया। ठीक है ना, इतना भी चाहिए, सीधा ही लिखना है, यहां पर सीधा ही लिखना है कि से ऑप्शन राइट है सर, और इसका ऑप्शन जो भी है वो लिख दिया आप लोगों ने। एक लाइन फिर छोड़ी, फिर अपन ने तीसरे का, ठीक है ना, इसमें जो भी ऑप्शन था वो लिख दिया। फिर ऐसे लाइन छोड़ी चौथा कि सर हमें चौथे आंसर नहीं आ रहा, एक बार छोड़ दो। पेपर के अंदर चौथे पेपर प्रश्न के ऊपर पेंसिल से गोला कर दो, पेन तो पेपर के ऊपर चलाना नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर के ऊपर पेपर में कुछ भी कर देना, लेकिन बाकी चीजें कुछ मत लिखना, क्योंकि वो नकल के दायरे में माना जाता है, इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब चले अपन अगले क्वेश्चन पर। ठीक है ना, तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को अपन कवर करते हैं। देखो मेरे दोस्त, क्या क्वेश्चन है हमारे पास में, हाँ जी, क्वेश्चन जो है वो ये है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको फटाफट कर रहा हूं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। तो मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे कि यहां पर दो सारे फॉर्मूला, एक लिखा CaOH की होल ट्वाइस, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं, बुझा हुआ
चूना, ये चीजें आपको याद रखनी है, बुझा हुआ चूना। और ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको कहते हैं बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। कोई अगर इंग्लिश मीडियम से है, ठीक है ना, बिना बुझा चूना, ठीक है ना। अब ये बिना बुझा चूना है, अगर आपको इंग्लिश मीडियम से हो तो हम इसको बोल रहे हैं बुझे हुए चूने को, मतलब बोलते हैं हम लोग सेलेक्ट लाइम। क्या बोलते हैं? सेलेक्ट लाइम। क्लियर? ओके, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। क्लियर? इसको हम बोलते हैं सेलेक्ट लाइम। क्लियर? ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। ओके, और इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको लाइम स्टोन भी कहा जाता है। मार्बल का अदर नेम क्या है? मार्बल का अदर नेम जो है वो लाइम स्टोन भी है, ध्यान रखना, चूना पत्थर। ठीक है ना, ये चीज अपने को ध्यान में रही। आपको दिख रहा होगा पिक क्वेश्चन, तो बिल्कुल दिख रहा हो। अगला क्वेश्चन मैं लेकर चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन क्या कहता है आपको, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। लोह चूर्ण, लोह चूर्ण का मतलब क्या होता है? लोह चूर्ण जो होता है वो होता है Fe। इसके ऊपर आपने तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अभिक्रिया करवाई, ठीक है ना, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? FeCl2 प्लस में लोहा जब भी किसी धातु से, सॉरी अम्ल जब भी धातु से क्रिया करता है हाइड्रोजन गैस निकलती है, यहां 2 लगा दिया, ये क्या बन गया? फेरस क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ठीक है ना, क्लोरीन गैस, देखो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है अपना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो ए है, ए ऑप्शन जो है वो हाइड्रोजन गैस एंड ये बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आ गई क्या बात इतनी? ये देखो ना, फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, तो क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, ठीक है ना, आयरन क्लोराइड हो गया, फिर इसको अपन आयरन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। क्लियर भाई साहब? इतनी चीज अपने को ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन को लेकर चलता हूं आपको। यदि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, ये यौगिक जल में विलय है, तत्व क्या होगा? ध्यान रख लेना, धातु ऑक्सीजन, धातु कर रही है रिएक्शन, ध्यान रखना, ठीक है ना। सिलिकॉन कौन है? सिलिकॉन उपधातु है, यहां ध्यान रख लेना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। ये मेटेलोइड है, ये क्या है? ये मेटेलोइड है, याद रख लेना, मेटेलोइड है। क्लियर? ओके, कार्बन कौन है? कार्बन अधातु है, कार्बन कौन है? अधातु है, ठीक है ना, तो ध्यान रख लेना। और लोहा होता है वो पानी के साथ में, ध्यान ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। हाँ, यौगिक जल में विलय, ध्यान रखना, लोहा जो है ना वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, O2 से रिएक्शन करता है, क्या बनाता है? Fe2O3 बना लेता है या Fe3O4 बना लेता है। तो ये दोनों जल में घुलनशील नहीं होता, इसकी वजह से क्या बनती है? जंग भी बनती है, ठीक है ना, रस्ट जिसको अपन बोलते हैं वो भी बनती है। लेकिन ये जल में क्या होता है? ये जल में अघुलनशील है। तो जल में घुलनशील कौन हो गया? केवल कैल्शियम वाला ही हो गया। क्लियर है? ये केवल कैल्शियम वाला ही हो गया, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। कैसे सर बताइए? तो ये कैल्शियम ने रिएक्शन की किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में, और इसने रिएक्शन करके बना दिया कैल्शियम ऑक्साइड। 2 लगा दो, 2 लगा दो, बैलेंस हो जाए। अब कैल्शियम ऑक्साइड को आप पानी के अंदर मिलाओ, ठीक है ना, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड पानी के अंदर मिला H2O, और ये पानी के अंदर मिलकर क्या बन गया? CaOH की होल ट्वाइस प्लस में डेल्टा E निकलता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सारक भी है, बिना बुझा, सॉरी बुझा हुआ चूना है, ये कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना है। बहुत सारी चीजें हैं आपको यहां पर समझने लायक, ठीक है ना। मैं चलता हूं आगे, आगे चलता हूं मैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। ये क्वेश्चंस आप देखिए एक बार फिर से मेरे दोस्त, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन कह रहा है? धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो यहां पे ध्यान रख लेना, मोस्ट रिएक्टिव मेटल तो कौन होती है? पोटेशियम होती है। सक्रियता श्रेणी आपको याद होगी, सक्रियता श्रेणी याद है कि नहीं? बोलिए भाई साहब, है ना, सक्रियता श्रेणी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। सक्रियता श्रेणी के अनुसार कैल्शियम है, सोडियम है ना, सॉरी पोटेशियम, सोडियम, हाँ, ये धातुएं होती है सक्रियता श्रेणी के अकॉर्डिंग, मैंने लिख दिया, ठीक है ना। कैल्शियम, सॉरी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी और सोना, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, सबसे कम कौन होती है? चांदी और सोना होती है। अगले क्वेश्चन को लेकर एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है इसमें, ठीक है ना, एथेन बना लो C2H6। ये कार्बन और इसके साथ में कार्बन, हर कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है मेरे दोस्तों? हर कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है। हर कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। बॉन्ड काउंट करो भाई साहब, इनको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये कितना बॉन्ड हो गया? इस बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 और 7, कितने से संयोजक बंध बन गए भाई साहब?
7 संयोजक बंध बन गए। कितने बन गए? 7 बन गए। तो क्या लिखेंगे? 7 संयोजक बंध, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है भाई, 7 कोवेलेंट बॉन्ड हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे चलता हूं, बेंजीन की संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या होगी? तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजी जो होते हैं वो होते हैं C6 और HB6। और ये कैसा यौगिक होता है? चक्रीय यौगिक होता है, साइक्लिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? साइक्लिक होता है, अपने को पता है, ठीक है ना। तो अपन इसमें ऐसे जोड़ते हैं, 6 कार्बन जोड़ते हैं साइक्लिक के रूप में, 6 कार्बन साइक्लिक के रूप में ऐसे जोड़ते हैं। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड हर के साथ में, एक एक के साथ में जोड़ दो, फिर हर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन जोड़ दो। भाई साहब जोड़ दो, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया क्या? बिल्कुल सर, जोड़ दिया, ठीक है ना, ये जोड़ दिया। इसके अलावा इसी बेंजीन के फॉर्मूले को हम ऐसे भी बनाते हैं, आपको पता हो तो, ठीक है ना, ऐसे भी बनाते हैं। ये भी बेंजीन ही है, ध्यान रख लेना। अब देख लो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर ये सब चीज हो रही है। अच्छा, इसमें कार्बन के बंद डबल कर देना, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है। और ये स्ट्रक्चर रही ए ऑप्शन के अंदर, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ये वाली सेम स्ट्रक्चर जो है वो मैंने उधर बना दी। आपको ये स्ट्रक्चर चाहिए तो वो रही उधर। मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन का आप मुझे जवाब दीजिए, परागकोश में क्या होते हैं? ये दिया फूल वाले से, ठीक है ना। ये चैप्टर कौन सा? पहले का 7वां क्वेश्चन जो है वो जीव जनन कैसे करते हैं उसमें ध्यान रखना। परागकोश जो होता है उसके अंदर परागकण होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है ना, पोलन्स होते हैं। और पोलन कौन होते हैं मेरे दोस्त? ये जो परागकण है ये नर युग्मक होते हैं। कौन होते हैं? नर युग्मक। और भी डिटेल में चीजें अपन पढ़ सकते हैं। ये मेल गेमीट होते हैं। क्लियर? ये चीज आपको याद रखनी है। ये मेल गेमीट, सेपल और कार्पल्स जो होते हैं, ठीक है ना, सॉरी, सेपल्स जो होता है बाह्य दल, और अंडाशय ओवेरी होता है, इनके अंदर एक सेल होती है, ध्यान रखना। आगे चलता हूं, अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा किसमें होगा? अमीबा के अंदर द्विखंडन होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। अमीबा के अंदर क्या होता है? द्विखंडन होता है। क्लियर भाई साहब? प्लेज्मोडियम में क्या होता है? बहुखंडन होता है, मल्टीपल फ्यूजन होता है, बहुखंडन, ठीक है ना, मल्टीपल फ्यूजन होता है, ठीक है ना। लेशमानिया के अंदर क्या, सॉरी, यीस्ट के अंदर क्या होगा? यीस्ट के अंदर अलैंगिक जनन मुकुलन होगा, बडिंग होगी, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। इसके अंदर तो क्या हो जाएगी? बडिंग हो जाएगी। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। अच्छा, लेशमानिया में क्या होगा भाई साहब? काला आजार। लेशमानिया के अंदर भी द्विखंडन ही होगा, ठीक है ना, लेशमानिया के अंदर क्या होगा? द्विखंडन होगा। क्लियर? ओके, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। अच्छा, लेशमानिया की वजह से क्या होता है? काला आजार बीमारी का ये जीवाणु है, ध्यान रखना। काला आजार आपने सुना होगा, काला आजार का रोगवाहक जो है वो लेशमानिया है। क्लियर भाई साहब? इतनी चीज अपने को ध्यान में रखनी है। चलता हूं मैं आगे। ओके, अगला क्वेश्चन जो है इसका जवाब दीजिए आप लोग मुझे, ठीक है ना। चलिए जल्दी से बताइए इसका क्या जवाब होगा, बताइए। मैं इसको बड़ा कर रहा हूं आपके सामने। चलिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को? मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। चलते हैं हम आगे। ब्रेन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बताओ? हाँ, सोचने के लिए, बिल्कुल सही बात है। हृदय स्पंदन के लिए, हार्ट बीट के लिए, बिल्कुल सही बात है। शरीर का संतुलन बनाने के लिए, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑल ऑफ एबोव, ये सभी ऑप्शंस करेक्ट है भाई। क्या बात सही है? बिल्कुल सर, ये सब ऑप्शंस करेक्ट है। ठीक है भाई, चलिए अगले ऑप्शंस की ओर लेकर चलता हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रासायनिक समन्वय देखा जाता है। रासायनिक समन्वय, केमिकल कोऑर्डिनेशन किसमें होता है? प्लांट में, बिल्कुल प्लांट। जिसमें हार्मोन, रासायनिक समन्वय का मतलब क्या होता है? रासायनिक समन्वय का मतलब होता है हार्मोन। क्लियर है? जिसमें हार्मोन होगा ना उसके अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन होगा। हार्मोन्स किस किस के अंदर होते हैं? प्लांट एंड एनिमल बोथ के अंदर, ठीक है ना, इन प्लांट एंड एनिमल दोनों के अंदर ही होता है। इसका मतलब ये सही बात है। ठीक है भाई, चलिए मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी लगभग कितनी होती है? 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, 2 मीटर। तो दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, हाँ ना, डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। ध्यान रख लेना, ये तो हो गई क्या? सूक्ष्म। अच्छा, हाँ, दूर बिंदु कहाँ होता है आंख का? दूर बिंदु बताइए भाई साहब, दूर बिंदु भी बता दीजिए। फार पॉइंट, कौन सा पॉइंट है? फार पॉइंट जो है वो कहां होगा? फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी पर। कहां होता है? अनंत पर होता है।
क्लियर मेरे दोस्त। हम इन चैप्टर को, इन क्वेश्चंस को और ज्यादा डिटेल में समझ सकते हैं, लेकिन अभी अपने को मॉडल पेपर को जितना हो सके उतना शॉर्ट टाइम में करवाना है, इसीलिए मैं इसको जल्दी करवा रहा हूं। बाकी हम हर क्वेश्चंस के आस पास जितने चैप्टर हैं सब चैप्टर को अपन डिटेल में समझ सकते हैं, लेकिन अपन एक बार के लिए मॉडल पेपर कवर करते हैं। श्वेत प्रकाश में वर्ण पाए जाते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं भाई साहब? जो व्हाइट लाइट होती है उसके अंदर कितने कलर्स होते हैं? व्हाइट लाइट के अंदर जो कलर होते हैं वो 7 होते हैं। कौन कौन से 7 कलर मास्टर जी? तो उनको हम कहते हैं विबग्योर। क्या कहते हैं? विबग्योर नाम से आपके सर ने आपको याद करवाया होगा। वी का मतलब वॉयलेट होता है, ठीक है ना भाई साहब? क्लियर। आई का मतलब इंडिगो होता है, क्लियर। और बी का मतलब ब्लू होता है। जी का मतलब ग्रीन होता है, ठीक है ना, याद रख लेना। वाई का मतलब येलो होता है, पीला जिसको अपन बोलते हैं। ओ का मतलब ऑरेंज, ठीक है ना, ऑरेंज का मतलब है ऑरेंज होता है। और उसके बाद में रेड होता है। ऑरेंज का मतलब नारंगी या केसरिया, सैफरोन ये भी बोलते हैं, ध्यान रख लेना। क्लियर। और इसके बारे में और क्या चीज याद रखनी, इसमें ध्यान रख लेना, ऊपर से नीचे आओगे तो लैम्डा बढ़ेगा। लैम्डा क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब लैम्डा का मतलब तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, नीचे से ऊपर जाने पर आवृत्ति बढ़ती है, ठीक है ना। ये वॉयलेट है टी। क्लियर भाई साहब। तो आपको पूछ लें कि लैम्डा अधिकतम, लैम्डा मैक्स, ठीक है ना, लैम्डा मैक्सिमम किसका होगा? ठीक है ना। लैम्डा का मतलब वेवलेंथ होता है, और लैम्डा मिनिमम इसका मतलब भी कई बार पूछा जाता है। मिनिमम और मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब अधिकतम, मिनिमम का मतलब न्यूनतम। मैक्सिमम जो होता है वो होता है, ध्यान रख लेना, रेड लाइट का। किसका होता है? रेड लाइट जो होता है, लाल प्रकाश जो बोलते हैं उसको। और ये होता है वॉयलेट लाइट का। क्लियर है, याद रखना इस बात को। इसीलिए इसका लैम्डा अधिकतम होता है, इसीलिए इसका उपयोग कहां किया जाता है? डेंजर सिग्नल में किया जाता है, ठीक है ना। क्लियर। डेंजर सिग्नल आपने देखा होगा, खतरे के सिग्नल निशान जो होते हैं वो लाल प्रकाश के होते हैं, क्योंकि इसका लैम्डा अधिकतम होता है। रीजन यही है। आप इसको किसी भी प्रकाश की किसी भी घटना में डाल दोगे, ये मुड़ेगा नहीं, न्यूनतम मुड़ने की घटना दर्शाता है। अगर आप कौन सा पद्धति विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला मेरे दोस्तों आपने देखा होगा, P बराबर वी आई होता है। एक काम करो, एक बार तो आई का मान रखो, मतलब ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर आई आर। अब एक बार तो V की जगह आई आर रखो, तो P बराबर क्या हो जाएगा? आई आर गुणा आई। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P बराबर आई स्क्वायर आर। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, P बराबर वी आई, दूसरा आई स्क्वायर आर हो गया। यहां से आई की मान ज्ञात कर लो। आई का मान क्या होगा? V अपॉन आर इक्वल आई। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर। अब इस आई की जगह क्या लिख लो? V अपॉन आर लिख लो। तो यहां से इस फॉर्मूले के वापस लिखता हूं मैं, और P बराबर V इंटू वी अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P बराबर वी स्क्वायर आर। क्या ये बात सही है? दो फॉर्मूले और तीन फॉर्मूले और ये तीन फॉर्मूले। P बराबर वी आई कहाँ है? P बराबर वी आई, ये रहा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। मतलब ये तो ऑप्शन है गलत होगा, ठीक है ना। आई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आई स्क्वायर आर, ये रहा आई स्क्वायर आर, ये तो पड़ा है। वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, इसका मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये राइट आंसर है। ठीक है भाई साहब, इतनी चीज आपको समझ में आ गई ना? बिल्कुल। चलो मैं आगे अगले क्वेश्चन पर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बार कमेंट कर देना, ठीक है ना। ओके, आप चाहते हो कि टॉपर्स की कॉपी जो है वो आपके सामने आए, तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना टॉपर कॉपी। हाँ, प्रतिरोध का मात्रक, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है? ओम ही होता है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, बाकी वाले लिखवा देता हूं। एम्पियर किसका होता है? धारा का। एम्पियर किसका होता है? धारा का होता है। एम्पियर किसका होता है? करंट का होता है। क्लियर। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, ये करंट का होता है जिसको हम आई से दर्शाते हैं, आई का मात्रक। ये क्या है? वोल्ट, विभवांतर का। किसका होता है? विभवांतर का, पोटेंशियल डिफरेंस का। वोट किसका होता है? शक्ति का, पावर का, ठीक है ना, याद रख लेना, शक्ति का। लेकिन आपको अगर इसी शक्ति के अंदर से एक प्रश्न पूछा जाए, लेंस की शक्ति, ठीक है ना, तो ध्यान रख लेना, लेंस की शक्ति जो होती है उसका लेंस की शक्ति, ठीक है ना, उसका मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, याद रख लेना, डायोप्टर। क्लियर। उसको किससे दर्शाते हैं? इसको डी से दर्शाते हैं। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है, कई कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मास्टर आपको कंफ्यूज नहीं होने देंगे। मेरे को क्या बोलते हैं उपनाम में, मास्टर नाम से जानते हैं बच्चे। आप नए बच्चे हो, लेकिन नेक्स्ट सेशन से हम आपको भी पढ़ाएंगे। क्लियर। चलिए
हाँ, अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान होता है। इस बात को ध्यान रखना। परिनालिका एक प्रकार की छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है, ठीक है ना। सोलेनोइड इज ए बार मैग्नेट, ठीक है ना, सोलेनोइड इज ए बार मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चलता हूं अगले। चित्रानुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या। चुंबक के, ध्यान रख लेना, चुंबकीय क्षेत्र तो इधर जा रहा है, ध्यान से सुनना बात को, बी की डायरेक्शन तो ये है, और इलेक्ट्रॉन जा रहा है नीचे, ठीक है ना। अब आप लोग जो अपना दक्षिणास्त अंगुष्ठ, सॉरी अंगुष्ठ नियम नहीं, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लगाकर इस क्वेश्चन को सही से करो। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाएंगे कि सर इसको एफ बी आई याद रख लेना, एफ बी आई, अंगूठे को एफ बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको आई बोलेंगे, एफ बी आई, एफ बी आई, एफ बी आई, एफ बी आई। एफ का मतलब फोर्स, फोर्स का मतलब बल, बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, आई का मतलब धारा, ठीक है ना। अब ध्यान से, आपको लग रहा है कि जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उधर धारा जाती, धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में चलती है, तो आई की डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी। तो अब ये हो गया, देखो ध्यान से, है ना, आई तो ऊपर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उधर जा रहा है, अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, कागज के भीतर की ओर जाते हुए। ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए भाई साहब, इनसाइड दी पेपर, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत सारे बच्चे इसको निकालेंगे बाहर की तरफ, लेकिन ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर क्या, आगे चलूं मैं, ओके। हाँ जी, 16 नंबर क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से कौन आर श्रृंखला का निर्माण करेंगे। घास, गेहूं, आम सभी पौधे नहीं कर सकते। घास, बकरी, मानव, हो गया भाई साहब, है ना, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। घास को मानव खाएगा, मानव, सॉरी हाँ मानव खाएगा, मानव घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खा जाएगा, ध्यान रखना। बाकी बकरी, गाय, हाथी नहीं बना सकते, एक ही हो गए, घास, मछली तथा बकरी नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वाला अपना राइट आंसर हो गया। क्या ये बात सही है, बिल्कुल। आगे चलूं क्या मैं, नेक्स्ट बताओ जल्दी से जल्दी, है ना, ये हो गया। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, देखना ध्यान से। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल, क्या बोलते सब्सटेंस, बायोडिग्रेडेबल किसके अंदर है, ग्रास, फ्लोवर और लेदर, हो गया भाई साहब। ग्रास, फ्लोवर और लेदर जो है वो किस में आ जाएंगे, आपके एक ही ऑप्शन में आ जाएंगे, तो दिस इज राइट आंसर। घास, पुष्प तथा चमड़ा, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है, एक ही ऑप्शन राइट हो गया, तो दूसरे के ऊपर जाओ ही मत, लेकिन फिर भी देख लो, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक नहीं हो सकता, ठीक है ना। और ये केक नहीं हो सकता, केक के अंदर ऐसे पदार्थ डालते हैं जिनका बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां पर आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की क्या करनी है, पूर्ति करनी है। कर दोगे क्या, बताओ जल्दी से। पहली रिक्त स्थान क्या है भाई साहब, बताओ भाई साहब, क्या होगा इस खालिस्तान के अंदर। पहला क्या है, शुद्ध जल के पीएच का मान, शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल के पीएच का मान कितना होता है भाई साहब, 7 होता है, 7 होता है सर, बिल्कुल सर। मैं आपको ध्यान रख लेना, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज्यादा बेसिक, और 7 अम्ल धातु अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस, ठीक है ना, हिंदी में लिखता हूं इधर, नीचे इंग्लिश में लिख लूंगा। हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस का निर्माण करता है, हाइड्रोजन गैस। क्लियर, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। इसको क्या, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस जो है उसका निर्माण करता है। क्लियर क्या बात इतनी, बिल्कुल। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या नाम है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रख लेना, ध्यान रख लेना। एक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक एटीपी के अंतस्थ फास्फेट, ध्यान रख लेना, अंतस्थ सहलगनता के द्वारा 30.5 किलो जूल पर मोल के इक्वल एनर्जी है वो बाहर निकलती, ध्यान रखना। एटीपी क्या है, एटीपी एक ऊर्जा मुद्रा है। आगे चलता हूं मैं, 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश अपन क्लोरोफिल, ये जो है ये कौन सी रिएक्शन है, ये है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया एंडोथर्मिक मानी जाती है, ध्यान रख लेना। क्लियर, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, ठीक है ना, याद रख लेना, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। क्लियर, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। तो 6, अच्छा इसमें तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6, इसको फूड बोलते हैं, यही इधर आ जाएगा भाई साहब। क्लियर है। आनुवंशिकता के जनक कौन हो गए,
दादा श्री अपने श्री श्री दादा ग्रेगर जॉन मेंडल, बोलो नाम, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्लियर, याद रख लेना, ग्रेगर जॉन मेंडल। आप अकेला मेंडल लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना, याद रख लेना, ठीक है ना, अकेला मेंडल लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर, ये मेंडल। हाँ जी, जैसे प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, ये चैप्टर जो प्राणियों लिंग निर्धारण वाले चैप्टर में एक लाइन लिख रखी है कि घेंगा जैसे प्राणी, कैसे प्राणी, घेंगा, स्नेल जिसको बोलते हैं, ध्यान रख लेना। क्लियर है, स्नेल लाइक, ध्यान रखना, ए क्रिएचर लाइक स्नेल कैन चेंज इट्स जेंडर, ये अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं। घोंगा जो होता है ना, घोंगे में समझते हो ना, दुनिया में बहुत धीरे चलने वाला प्राणी होता है, समुद्रों के किनारे वगैरह कहीं मिल जाएगा, ये घोंगा होता है, ध्यान रखना। ये आगे चलता हूं मैं आपसे, अति लघुतरात्मक प्रश्नों के संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थ, ध्यान से सुनना बात को, दो या दो से, दो या दो से, दो या दो से, अभी मैं यहां अधिकतर हिंदी लिखूंगा, ध्यान रखना, इंग्लिश में बोल दूंगा, अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, ठीक है ना, अभिकारक मिलकर, एक एक नंबर के क्वेश्चन है, मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद, सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है ना, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना, इसे संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। H प्लस आयन की सांद्रता के विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट अफेक्ट विल द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स, हाइड्रोजन एक ही है, ध्यान रखना, हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, ध्यान रखना, H प्लस आयन की सांद्रता अगर अधिक होगी, ठीक है ना, H प्लस आयन की सांद्रता अधिक होगी तो विलयन प्रबल अम्लीय होगा, ठीक है ना, विलयन है, सॉल्यूशन है, वो कैसा होगा? प्रबल अम्लीय होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, ध्यान रख लेना। क्लियर, ओके। और H प्लस आयन की सांद्रता जो है, H प्लस आयन की सांद्रता, ध्यान रख लेना, अगर इसकी सांद्रता जो है वो कम है, ठीक है ना, तो विलयन क्या होगा? दुर्बल अम्लीय, विलयन आप लिख लेना, दुर्बल अम्लीय, वीक एसिडिक होगा, ध्यान रख लेना। क्लियर मेरे दोस्त, इतनी बात आपको विलयन के बारे में याद रखनी है। मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पर। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? वे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षारक दोनों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। वे ऑक्साइड, वे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षारक, अम्ल व क्षारक दोनों से क्रिया करके, दोनों से क्रिया करके, ठीक है ना, क्रिया करके, क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, ठीक है ना, लवण प्लस जल बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। एग्जाम्पल इज मोस्ट इंपोर्टेंट। पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल आप लिख लो ZnO, जिंक ऑक्साइड, और सेकंड एग्जाम्पल लिख लो आप Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मानव में लैंगिक हार्मोन का नाम बताइए। मानव में लैंगिक हार्मोन एक तो होगा नर में, ठीक है ना, नर के लैंगिक हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। क्लियर भाई साहब, है ना, ओके दोस्तों। और दूसरा होगा मादा में, मादा में क्या होगा? मादा में जो नाम होगा वो नाम क्या होगा? एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन मादा में दो होते हैं, प्लस प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, याद रख लेना, प्रोजेस्टेरोन। क्लियर, इतनी बात आपको याद रखनी है। मैं चलूं क्या आगे, है ना, ओके सर, बिल्कुल चलिए। आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है? तो ध्यान रख लेना, क्योंकि, ध्यान से सुनना बात को, क्योंकि हमारी थायराइड ग्रंथि को, थायराइड गले में होती है, यहाँ पे, ठीक है ना, थायराइड ग्रंथि को, क्लियर, ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, थायराइड ग्रंथि का दूसरा नाम, हाँ, थायरोक्सिन, ठीक है ना,
थायरोक्सिन, थायराइड ग्रंथि का दूसरा नाम अवट्टू ग्रंथि होता है। थायरोक्सिन हार्मोन, हार्मोन नहीं बराबर हार्मोन बोलना है इसको, हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता हो पड़ती है। क्लियर है, याद रख लेना अगर अपने आवश्यकता होती है, ठीक है ना, ये आवश्यकता होती है लिख लेना। क्लियर, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। क्लियर, मानव में लिंग निर्धारण का चित्र बनाइए, ये लो जी, ठीक है ना। मानव में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, लिंग निर्धारण। क्लियर भाई साहब, मानव में लिंग निर्धारण, हाँ क्लियर। चलिए मैं मानव के अंदर लिंग निर्धारण आपको समझा देता हूँ, बड़ी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। मानव में लिंग निर्धारण जो होता है वो लैंगिक होता है, अनुवंशिक होता है, ठीक है ना। लिंग निर्धारण जो होता है वो क्या होता है, अनुवंशिक होता है। अनुवंशिक का मतलब मम्मी पापा के ऊपर निर्भर करता है। मानव के अंदर दो चीज होते हैं, एक होता है नर, ठीक है ना, नर का मतलब नर हो न निराश करो मन को, अरे नर मतलब मेल, ठीक है ना। मादा, मादा का मतलब फीमेल। क्लियर भाई साहब, इतनी चीज अपने को याद होनी चाहिए। नर जो होते हैं ना, नर के अंदर जो युग्मक होते हैं वो ध्यान रख लेना। नर के अंदर कौन से गुणसूत्र होते हैं, सॉरी कौन से लिंग है, अपने शरीर के अंदर दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। एक होते हैं कायिक गुणसूत्र ऑटोजोमल जिनको बोलते हैं, और एक होते हैं लिंग गुणसूत्र, ठीक है ना। वो उनको क्या बोलते हैं, उनको लिंग गुणसूत्र बोल, सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ओके, तो मानव के नर के अंदर होते हैं एक्स और वाई, और मादा के अंदर जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं एक्स और एक्स, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं, अब इनको जब अपन आगे लेकर जाते हैं, ये तो हो गया भाई साहब, बिल्कुल सर। अब हम जब इनको आगे लेकर जाते हैं तो इनके क्या निकालेंगे, इनके तो बनेंगे युग्मक। इनके क्या बनेंगे, इनके तो युग्मक बनेंगे, बिल्कुल सर, इनके तो युग्मक बनेंगे। तो ये जो है इनसे दो युग्मक बाहर निकलेंगे। कितने युग्मक बाहर निकलेंगे, दो युग्मक बाहर निकलेंगे। एक तो एक्स निकलेगा और एक कौन निकलेगा, वाई। ये दोनों गुणसूत्र एक ही जैसे हैं, सम युग्मजी में से हमेशा कितना बाहर निकलता है, एक ही गुणसूत्र बाहर निकलता है, एक्स। क्लियर भाई साहब, ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो इधर से एक्स, इधर से वाई, और इधर से एक्स। अब आप मेरी तरफ गौर फरमाओ, है ना, मेरी तरफ क्या फरमाओ, गौर फरमाओ, ठीक है ना। गौर फरमाने की बात यह है कि ये एक्स गया किसके साथ में, ये एक्स गया इधर से नर से, ठीक है ना। ये नर से एक्स आया, और मादा से तो हमेशा हमेशा ही क्या आएगा, वाई ही आएगा, ठीक है ना। ओके, इस बार दूसरी बार क्या हुआ, नर से वाई आ गया, लेकिन मादा से तो क्या आया, फिर से एक्स ही आएगा, क्योंकि एक्स ही आता है, उधर से दूसरा कुछ आता ही नहीं है, ठीक है ना। बोलो भाई साहब, इधर से कौन आया, एक्स, उधर से भी कौन आया, एक्स और एक्स, इधर से कौन आया, वाई, उधर से कौन आया, एक्स, तो एक्स और वाई, ठीक है भाई। चलिए एक्स और वाई बन गए, एक्स और वाई बन गया भाई, एक्स एक्स बन गई बहन। क्लियर बात है, एक्स और वाई बन गया भाई, ठीक है ना। बोलो, एक्स और वाई बन गया भाई, एक्स और एक्स बन गई बहन। ये तो कौन है, ये तो होगी लड़की, ठीक है ना, दिस इज गर्ल। ये बधाई हो, घर में लक्ष्मी हुई है। एक्स और वाई बन गया भाई, दिस इज बॉय, ठीक है ना, बी फॉर बॉय, बॉय मानी लड़का। बधाई हो, घर के अंदर पापा का मगरमच्छ हुआ है। हाँ? क्या हुआ सर, पापा का मगरमच्छ, अरे अरे क्या बात है भाई, है मगरमच्छ हुआ पापा का, ठीक है भाई, बधाई हो, है ना। अब कोई बोल रहा है, कौन बोल रहा है पापा की परी, नहीं, कोई पापा की परी नहीं, है ना, लक्ष्मी, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने कर दिया। कौन सा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, ठीक है भाई, ये छठे क्वेश्चन का जवाब। अगला, लिंग निर्धारण समझा दिया। आनुवंशिकता किसे कहते हैं, ठीक है ना, आनुवंशिकता किसे कहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हाँ जी, हाँ, जनक पीढ़ी से, जनक पीढ़ी से, जनक पीढ़ी से, है ना। क्लियर, आनुवंशिक लक्षणों का, आनुवंशिक लक्षणों का संतति पीढ़ी ऑफ स्प्रिंग जनरेशन, संतति पीढ़ी में जाना, ठीक है ना, आनुवंशिकता कहलाता है। क्लियर, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। आनुवंशिक लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी चलना आनुवंशिकता कहलाता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से
जो अपनी जनरेशन है उसके अंदर क्या हो जाएगा, जनक पीढ़ी से आनुवंशिक लक्षणों का संतति पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है, आनुवंशिकता। ये कहते हैं ना ये तो हमारे आनुवंशिकता है, जो कुछ लक्षण होते हैं जैसे कि कायिक लक्षण और क्या लैंगिक लक्षण, इन लक्षणों का आगे पीढ़ी में जाना, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी इसकी वजह से ये लेकर जाने का काम कौन करता है, जीन करता है, ठीक है ना, डीएनए करता है, ठीक है ना। तो और उसकी वजह से बहुत सारी प्रकार की विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती है, ठीक। ये करवा दिया। अगला क्वेश्चन, दर्पण सूत्र, लेंस व दर्पण सूत्र, दो प्रकार के सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दर्पण और फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे लेंस, ठीक है भाई साहब। दर्पण जो होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और लेंस जो होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दोनों फॉर्मूले याद रख लेना। लेंस की समता को परिभाषित कीजिए, ठीक है ना। हाँ, लेंस की समता को, है ना। तो लेंस की समता को परिभाषित क्या लिखेंगे, किसी लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरणों को, सही से लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं। हाँ, आपतित प्रकाश किरणों को अभिसरित या अभिसरित, कन्वर्ज्ड और डाइवर्ज्ड, अभिसरित या अपसरित, ठीक है ना, अपसरित करने की अरे हाँ, आपतित प्रकाश किरणों को अपसरित करने की मात्रा को, हाँ सही लिख रहा हूं, मात्रा को लेंस की समता कहते हैं, लेंस की समता कहते हैं, बिल्कुल सही है, क्लियर। लेंस की समता कहते हैं जो अभिसरित प्रकाश की मात्रा को, अपसरित या अभिसरित, जो भी प्रकाश उसके ऊपर गिर रहा है उनको कितनी मात्रा को इकट्ठा कर रहा है, कितनी मात्रा को फैला रहा है। इकट्ठा करने का काम कौन करेगा, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस करेगा। फैलाने का काम कौन करेगा, डाइवर्ज करने का काम अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस करेगा। विद्युत परिपथ एवं शांतित्रों में सामान्य उपयोग होने वाले एक सुरक्षा उपाय का नाम लिखिए। एक सुरक्षा उपाय आपसे पूछे तो आप लिख देना फ्यूज, क्या लिख लोगे, फ्यूज लिख लोगे, क्लियर। एक और पूछे तो लिख लेना भू संपर्क तार, क्या लिख लोगे, भू संपर्क तार, अर्थ वायर, क्या लिखोगे, अर्थ वायर। एक और पूछे 3 नंबर पे तो क्या लिख लोगे, 3 नंबर पर लिख लेना MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना। MRI का पूरा नाम लिखिए, हाँ, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन, ठीक है ना, अनुनाद प्रतिबिंबन, है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है ना, प्रतिबिंबन, क्लियर। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है ना, रेजोनेंस इमेजिंग, क्लियर भाई साहब, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगले क्वेश्चंस देखिए, पोसी स्तर किसे कहते हैं, हाँ ठीक है ना, पोसी स्तर का सीधा सीधा क्या लिखोगे, ठीक है ना, खाद्य श्रृंखला के जिन, ठीक है ना, जिन स्तरों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है ना, जिनके मध्य क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है ना, क्लियर, ओके। ये चीज जिनके मध्य जिन इस ऊर्जा का स्थानांतरण होता है इसे क्या बोलेंगे अपन, पोसी स्तर, ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे, ठीक। आगे चलते हैं, सेक्शन बी, थोड़े बड़े क्वेश्चन से। लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके। पहले तरीके में लोहे से जंग को बचाने का पहला तरीका जो है वो क्या है, पेंट करके, क्या है, पेंट करके, ठीक है ना। दूसरा तरीका मिश्रातु बनाकर, जो बढ़िया बढ़िया तरीके है ना वो लिखो ताकि आगे वाला अट्रैक्ट हो जाए, मिश्रातु बनाकर, क्लियर। ये चीज अपने को ध्यान रखना, पेंट कर लो मिश्रातु। साइक्लोपेंटेन का सूत्र, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, साइक्लोपेंटेन, ठीक है ना, तो ध्यान रख लेना साइक्लोपेंटेन,
साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन जो होता है साइक्लोपेंटेन, ठीक है ना, इसका जो फॉर्मूला होगा मेरे दोस्त वो होगा C6H12 है। साइक्लो है, ध्यान रखना। तुम लोग ऐसे नहीं कि सर कार्बन से हाइड्रोजन डबल हो गए, इसका मतलब तो ये क्या हो गया, इसका मतलब तो सर ये तो हो गया वो अपने क्या बोलते हैं, ये तो सर वो हो जाएगा एल्कीन। ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। 6 कार्बन को जोड़ो। मैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको सीधी जना के बता सकता हूं, ठीक है ना। चलिए मैं कोशिश करता हूं 6 कार्बन जोड़ने की, ठीक है ना। ये एक कार्बन जोड़ा हमने, ये इससे दूसरा कार्बन जोड़ दिया, ठीक है, थोड़ा ऊपर जोड़ता हूं ऐसे, ठीक है, और ये इससे तीसरा कार्बन जोड़ दिया। कोशिश करूंगा कि मैं इनको आपस में इस तरीके से जोड़ूं कि वापस ये सभी सही जुड़ जाए, ठीक है। ये जुड़ गया एक और कार्बन, ये कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है भाई। और ये कितने हो गए, ये हो गए 5। और इनको, रुक जाइए 1 मिनट, इसको भी मेरे को इसके लेवल में लेने दो। हाँ, ये इसके लेवल में आ गया उसके जितना जितना। अब इसका एक और निकाल दिया, ये उसके लेवल में आ गया। ये 6 कार्बन जुड़ गए, ठीक है ना। 6 कार्बन जुड़ गए। ये कौन है, ये 6 कार्बन है। ये भी कार्बन, 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 कार्बन। किताब में बना रख, किताब में ये नहीं बना रखी वैसे। और हर कार्बन एकल बंध के द्वारा, तो यहाँ तो मैं इलेक्ट्रॉन दूसरे पेन से बना दूं, ठीक है ना। ध्यान से देखना, इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। एकल बंध के द्वारा ये सब जुड़े हुए हैं। कौन से बंध के द्वारा, एकल बंध के द्वारा। अब कार्बन के कितने, 4 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब हर कार्बन के ऊपर कितना हाइड्रोजन है, हर कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन जोड़ दो भाई साहब। हर कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। क्लियर। ये हर कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, ठीक। ये इसके ऊपर भी 2 हाइड्रोजन, इसके ऊपर भी 2 हाइड्रोजन, ठीक है। आप आराम से जोड़ते जाइए। इसके ऊपर भी 2 हाइड्रोजन, इसके ऊपर भी 2 हाइड्रोजन, ठीक है, इसके ऊपर भी 2 हाइड्रोजन, ठीक है, इसके ऊपर भी 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अरे ये नहीं रे मित्र, ये इसके ऊपर भी 2 हाइड्रोजन, इसके ऊपर भी 2 हाइड्रोजन, इसके ऊपर भी 2 हाइड्रोजन। आराम से, इन चीज़ों में टाइम लग रहा है लेकिन इनको थोड़ा जल्दी जल्दी करना होता है अपने को, ठीक है। ये कौन है, मैं आराम से समझा रहा हूँ आपको। ये आपके हाइड्रोजन है। एच, 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 काउंट कर लो, 12 है, ठीक है ना। इसमें संयोजक बंधों की संख्या पूछ सकता है आपसे। क्या पूछ सकता है, संयोजक बंधों की संख्या। कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, एक एक, एक एक, एक एक, एक एक, एक एक। दोनों तरफ से हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन कार्बन हमेशा कितने बनाता है, 4 बंध बनाता है। कार्बन के 4 और 8 इलेक्ट्रॉन है, देख लो आप लोग, ठीक है ना। ये हो गई साइक्लोपेंटेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब आपको इससे बाहर की भी संरचना पूछ ले तो 6 कार्बन को ऐसे जोड़ देना, 6 कार्बन, ये इनको सबको एकल बंध के द्वारा जोड़ देना, ठीक है ना। हर कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन जोड़ देना, ये बन जाएगी आपकी, ठीक है ना, साइक्लोपेंटेन। क्लियर। ये पेन दिख रहा है क्या, शायद मेरे को धीरे दिख रहा है, इसका मतलब हो सकता है इसकी लाइट, इसके प्रति आपकी इंटेंसिटी कम हो थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, अगले में ध्यान रखूंगा। चलिए अगला, इस पेन को अब यूज नहीं लेंगे। चलिए इस पेन को, ये पेन ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो ध्यान रख लेना, वायु से तो क्या प्राप्त करेगा, ठीक है ना, वायु से तो करेगा CO2। मिट्टी से क्या करेगा बताइए, मिट्टी से क्या प्राप्त करेगा, पानी प्लस पोषण तत्व। और सूर्य के प्रकाश से क्या प्राप्त करेगा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से क्या प्राप्त करेगा, ये कहां से प्राप्त करेगा, सन से, सूर्य से। और क्या रह गया, क्लोरोफिल, पत्तियों से, रंध्र से, क्लोरोफिल भी ध्यान रख लेना। क्लियर है, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। क्लोरोफिल जो है वो कहां से मिलेगा इसको, पत्तियों से, ठीक है ना। ये सब कच्ची सामग्रियां हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। ओके, पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है, पादप के, हाँ, पादप के परोभाग का, है ना, ये लिख लो, पादप के परोभाग का, पादप के परो मतलब ऊपर वाला भाग, परोभाग का प्रकाश की ओर बढ़ना,
ठीक है ना, प्रकाश की ओर बढ़ना, जैसे कि सुई मुई का पादप, सॉरी सूरजमुखी का डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है, ठीक है ना, क्योंकि इससे जीवन में, ध्यान से सुनना बात को, क्योंकि इससे आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति होती है, लक्षणों की वंशागति, क्लियर, ओके, वंशागति, एवं जीव में विविधता उत्पन्न होती है, ठीक है ना, वेरिएशंस, विविधता आती है, ठीक है ना, क्लियर, ओके, लक्षणों की वंशागति। उत्तल दर्पण के दो उपयोग, उत्तल दर्पण के दो उपयोग, हाँ, पहला उपयोग वाहनों के पक्षदर्शी दर्पण के रूप में, वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में, क्लियर, दर्पण के रूप में, क्लियर। दूसरा का मोल व एटीएम मशीनों में सुरक्षा के लिए, क्लियर, ये एक और नियम एक आप याद रख लेना, और उत्तल दर्पण के दो उपयोग हो गए। आगे चलता हूं मैं, अगला क्वेश्चन, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब की दूरी का क्या होता है ना, प्रतिबिंब दूरी समान रहती है, क्या रहती है, समान रहती है, क्योंकि कॉर्निया तो नहीं बदला ना, सॉरी ना, हाँ, अपना जो रेटिना है वो तो पीछे गया नहीं ना, रेटिना तो वहीं पड़ा है ना, आंख से लेकर पीछे की दूरी पूछ रहा है तो वो तो रेटिना तो वहीं पड़ा रहता है ना, चेंज तो कौन हो रहा है, चेंज तो आगे की लेंस फोकल ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट दूरी चेंज हो रही है, वस्तु चाहे दूर जाओ चाहे बचो, प्रतिबिंब तो रेटिना पर ही बनेगा ना, ठीक है ना, ध्यान रखना। 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलाम आवेश की कितनी ऊर्जा दी जाती है, अच्छा 6 वोल्ट कूलाम से गुजरने वाले 1 कूलाम, ठीक है ना, ऊर्जा दी जाती है H बराबर V गुणा Q, ये फॉर्मूला होता है, H बराबर V कितना है 6 इंटू 1, H बराबर 6 जूल, क्लियर, ये सीधा सीधा ही हो गया, 1 नंबर का प्रश्न ऐसे ही करना, ध्यान रखना। दो चुंबकीय क्षेत्रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर, ध्यान रख लेना, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर, है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, प्रतिच्छेद बिंदु पर दो दिशाएं होगी जो कि संभव नहीं है, प्रतिच्छेद बिंदु पर कितनी होगी, 2 दिशाएं होगी जो कि संभव नहीं। एक पारीतंत्र में ऊर्जा प्रवाह आरेख, ये देखो, ये ऊर्जा प्रवाह आरेख है, दिख रहा है क्या आपको, ये देखिए ध्यान से, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से कहां जाती है, उत्पादक में, उत्पादक से कहां जाती है, शाकाहारी में, शाकाहारी से मांसाहारी में, मांसाहारी से शीर्ष मांसाहारी में, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। और सूर्य के प्रकाश से उत्पादक तक कितने प्रतिशत एनर्जी जाती है, 1%, हाँ, उत्पादक से शाकाहारी में कितनी जाती है, 10%, 10% का, है ना, नियम आपने देखा होगा, यहां पर 10%, और यहां पर भी कितनी जाती है 10%, यहां पर भी कितनी जाती है 10%। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है, और सूर्य के प्रकाश से उत्पादक में 1% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। अगला चलता हूं, अगले, दीर्घ उत्तरीय, निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। यह समीकरण संतुलित करना बिल्कुल इजी काम है, और आपको इनको प्रोसेस वाइज करना, लेकिन मैं सीधा दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। यहां पर कौन सी चीज संतुलित नहीं है, आपको ध्यान से देखो, NO3 की होल ट्वाइस ये 2 बार आया हुआ है, ठीक है ना, इधर NO3 एक बार आया, इसके आगे 2 लगा दो आप लोग, ठीक है ना, इस HNO3 के आगे 2 लगाओगे तो 2HNO3 प्लस, ठीक है ना, CaOH की होल ट्वाइस, CaOH की होल ट्वाइस, यही है ना, हाँ बिल्कुल, है ना, एसिड की रिएक्शन हुई है बेस से, ठीक है ना, तो ये बन गया CaNO3 की होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट जिसको अपन बोलेंगे, होल ट्वाइस प्लस H2O, इधर से 2H उधर से 2H, 2H2O, देख लो आप लोग, बैलेंस हो गई रिएक्शन, ठीक है ना, NaOH प्लस H2SO4, इसमें भी सेम, इस Na इसके आगे 2 लगाना है और कुछ नहीं करना, ध्यान रखना, 2NaOH प्लस H2SO4, क्लियर, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस 2H2O, ये भी सेम रिएक्शन हो गई, ध्यान रख लेना, क्लियर, हो ही गई दोनों रिएक्शन बैलेंस। चलता हूं मैं आगे अगले क्वेश्चन पर। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा लिखकर एक एक उदाहरण लिखिए, ठीक है ना, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, इनके एग्जाम्पल, इनकी परिभाषा लिखनी है अपने को, डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर अपन बात करें ऊष्माक्षेपी, ठीक है ना,
तो क्या लिखेंगे ऊष्मा सेपी। एक्सोथर्मिक की बात करेंगे अगर अपन, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक क्या लिखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ, उत्पाद निर्माण के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है ना, तो क्या कहलाती है वो। हाँ, इसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करेंगे तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हमारी एग्जाम्पल कौन सी है, ठीक है, ध्यान रख लेना, श्वसन सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है ना, याद रख लेना श्वसन। और दूसरा, बिना बुझे चूने की जल से क्रिया, बिना बुझे चूने की जल से क्रिया देखी होगी आपने, बुझे चूने की जल से क्रिया, चूने की जल से क्रिया, ये भी बिल्कुल सर भाई साहब ये बात सही है। अगला एक और एग्जांपल आप चाहो, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस में कौन होता है, मीथेन होता है, CH4 का दहन, क्लियर, ओके। और साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, क्लियर, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, एंडोथर्मिक नहीं एक्सोथर्मिक के। फिर बात करते हैं एंडोथर्मिक की, तो एंडोथर्मिक का ये तो पहली हो गई, ठीक है ना। अब ये दूसरी लिख लेता हूं, दूसरी क्या है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। ऊष्मा शोषी रिएक्शन जो होगी उसका क्या होगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ध्यान रखना, अवशोषण, क्लियर, एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, क्लियर है, ये चीज अपने को ध्यान रखना है। एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, क्लियर। एग्जाम्पल आप अगर लिखोगे तो इसके एग्जाम्पल जितने भी वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय अपघटन, गर्म किया इसको, ठीक है ना, डेल्टा का मतलब गर्म करना, CaO प्लस CO2, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया और करवा दी, ठीक है ना। आगे चलता हूं अगले क्वेश्चंस पर, बस क्वेश्चंस कंप्लीट होने ही वाले हैं, थोड़ा सब्र कर लेना, हो जाएगा, इतना लंबा पेपर नहीं है, ध्यान रखना, आराम से आप कर सकते हो 1-1.5 घंटे के अंदर। मिसेल निर्माण की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए, ठीक है ना। हाँ, संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया लिखिए, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो मैं मिसेल निर्माण पहले समझा देता हूं, है ना। जैसे तेल चिकनाई को साफ करने के लिए साबुन को जल के अंदर मिलाकर साबुन का आयनीकरण होना मिसेल निर्माण कहलाता है। ये मिसाइल का चित्र है, आप देख लीजिए, ये ना, ये चित्र है मिसेल का, ठीक है ना। ये आपको इतनी 2-4 लाइनें लिखकर ये चित्र बना देना। फिर अगली बात क्या है, अगली बात आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है ना, अथवा जो है उसके जवाब की बात करते हैं अपन लोग। अथवा के अंदर पहला क्या है, संकलन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन की बात करता है। ये संकलन अभिक्रिया कार्बन एवं उसके कंपाउंड से आई है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, ठीक है ना, संकलन अभिक्रिया का मतलब है निकेल एवं पैलेडियम उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, निकेल एवं पैलेडियम उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, इस तरीके से याद करना मेरे दोस्तों, उपस्थिति में, ठीक है ना, हाँ, निकेल एवं पैलेडियम उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब कौन हो गया, एल्कीन व एल्काइन, एल्कीन प्लस एल्काइन दोनों, क्लियर है, एल्काइन का, ठीक है ना, का संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होता है, कार्बन कार्बन एकल बंध वाले, कार्बन कार्बन एकल बंध वाले कौन होते हैं, एल्कीन नहीं एल्केन होते हैं। हाँ, मैं बदलना क्या कहलाता है,
बदलना संकलन अभिक्रिया कहलाता है। संकलन अभिक्रिया, ठीक है ना, अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, ये संकलन अभिक्रिया। अब इसके एग्जाम्पल की मैं बात कर लूं। एग्जाम्पल में वनस्पति, ध्यान रख लेना, वनस्पति तेल से, वनस्पति तेल के अंदर आप H2 जोड़ोगे और Na और Pd उत्प्रेरक उपस्थित रखोगे तो ये वनस्पति घी में बदल जाएगा, जिसको आपने डालडा घी बोला होगा, है ना। राजस्थान में, जयपुर में बहुत होता है, अपने जयपुर में तो बहुत होता है। एक और देना है, एथीन में समझते हो नहीं समझते हो भाई साहब, है ना, C2H4, इसके अंदर हाइड्रोजन जोड़ो, Na और Pd को यहां बोलो तुम यहीं रहो, ये बदल जाएगा C2H6 में, ठीक है, ये बात। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का जवाब कुछ इस तरीके से हम देंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी का, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, क्लियर। ऑक्सीकारक का मतलब वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता या दूसरे पदार्थों में ऑक्सीजन जोड़ने की क्षमता रखते हो, जोड़ने की क्षमता रखते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऑक्सीकारक कहलाते हैं। क्लियर मेरे दोस्त, इतनी ध्यान रखनी भाई साहब। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सबसे पहले सारिये KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, बेसिक नहीं लिखोगे, एल्कालाइन लिखोगे, ठीक है ना। एल्कालाइन, एल्कालाइन का मतलब ये बेसिक है, सार नहीं है, सारक है, ठीक है ना। एल्कालाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। दूसरा अम्लीकृत, K2Cr2O7 एसिडिफाइड K2Cr2O7 परमैंगनेट। क्लियर, आगे चलता हूं। नर जनन तंत्र का चित्र, इसके विभिन्न भागों को समझाइए। मादा जनन तंत्र का चित्र और इसके विभिन्न भागों का, ये कौन है, ये है नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना भाई साहब। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझाने का काम अगर आपको करना हो तो ध्यान से सुनना इस बात को। हाँ, नर जनन तंत्र, ठीक है ना, नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें लिखना है, ध्यान से सुनना। आप सबसे पहले तो लिखोगे वृषण, जिसको हम किडनी बोलते हैं, ठीक है ना, ओके। उसके बाद में आप लिखोगे शुक्र वाहिनी, ठीक है ना, क्लियर, शुक्र वाहिनी, क्लियर। और इसके अलावा आप लिख लोगे मूत्राशय, ठीक है ना। ये इतने भागों का आप वर्णन कर दो और बस हो गया। ये प्राथमिक नर जननांग है, शुक्रवाहिनी, वासा डिफरेंशिया शुक्राणु को लाने का कार्य करती है, ठीक है ना। इसका कार्य क्या है, शुक्राणु निर्माण, ठीक है ना, शुक्राणु यहां निर्माण होता है। और इसका काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन निर्माण, क्लियर। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी, इसीलिए इसको कहते हैं प्राथमिक नर जनन अंग, प्राथमिक नर जनन अंग, ठीक है भाई। और इसका काम क्या होता है, ये कितने होते हैं, एक जोड़ी, कितने होते हैं, एक जोड़ी, 1 पेयर, क्लियर। इसका मतलब नंबर में टोटल कितने हो गए, नंबर में 2 हो गए। ये भी कितने होते हैं,
एक जोड़ी, नंबर में 2। मूत्राशय कितना होता है? एक ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, हाँ क्लियर। हाँ, मूत्राशय की बजाय मूत्र मार्ग लिख लो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। क्लियर, मूत्र मार्ग लिख लो, यहाँ पर ज्यादा जाइएगा, मूत्र मार्ग, ठीक है ना, जहां से शुक्राणु चलते हैं। शुक्रवाहिनी, शुक्राणु को, ठीक है ना, शुक्राणु को वर्षण से बाहर लाना। क्लियर, इतनी चीज अपने को ध्यान में रखनी है। मूत्र मार्ग, ठीक है ना, इसकी सहायता से शुक्राणु बाहर मादा शरीर में पहुंचते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर सीसन भी मिला हुआ होता है, ध्यान रखना। कौन? सीसन। क्लियर, ओके, पेनिस जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है ना, ये इसी के अंदर होता है। एक और इसमें आपको याद रखना है, सहायक ग्रंथियां। क्या याद रखना है? सहायक ग्रंथियां। क्या याद रखोगे इसमें? स्टार वाली बात, सहायक ग्रंथियां, एसोसिएटेड ग्लैंड, सहायक ग्रंथियां। क्लियर, सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियों के अंदर कौन सी सबसे पहली? प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है ना, प्रोस्टेट ग्रंथि। दूसरी होती है शुक्राशय ग्रंथि, सेमिनल वेसिकल, ठीक है ना, शुक्राशय ग्रंथि। क्लियर, ये दो ग्रंथि ही अपने को पूछी जाती है। इनका काम क्या होता है? तरल पदार्थ का श्रावण, तरल पदार्थ का श्रावण, ठीक है ना। ये तरल पदार्थ किस में मिलता है? ये तरल पदार्थ मिलता है शुक्राणु में, ठीक है ना। तो ये जब किस में मिलता है? शुक्राणु में। तो तरल पदार्थ और ये शुक्राणु मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं? ये बना लेते हैं वीर्य, जिसको हम कहते हैं सीमन, ठीक है ना। ये ऐसे बनता है पूरा पूरा। अब ये मादा जनन तंत्र क्या है भाई? ये मादा जनन तंत्र ऐसे कैसे? मैंने एक बता दिया, एक का तुम खुद कर लोगे। मादा जनन तंत्र, ठीक है ना, मादा जनन तंत्र, ये तो और ज्यादा इजी है, ठीक है ना। अथवा में से एक कर लिया, दोनों करने से मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये चीज मादा जनन तंत्र, तो इसके भी आप सेम तरीके से आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी विद्युत बल्ब का तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो बल्ब से 220 वोल्ट से कितनी विद्युत धारा लेगा? क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना। आर कितना है? आर दे रखा है मेरे दोस्त 1200 ओम और वी दे रखा है 220। आर 1200 ओम, वी 220 वोल्ट। धारा कितनी लेगा? आई पूछा। कहां से जाओगे? याद रखना, मास्टर ने बोला है ओम्स लो। कौन सा लो? ओम्स लो। क्या कहता है? V बराबर आई आर। अपने को आई की वैल्यू चाहिए तो V अपॉन आर इक्वल आई। तो आई का फॉर्मूला क्या लग जाएगा? आई बराबर V का मतलब क्या है? 220 बट्टे 1200। क्लियर बात इतनी? कोई दिक्कत आपको? काट दो भाई साहब, जीरो से जीरो कटा, ठीक है ना, जीरो से जीरो कट गया। अब कौन बच गया पीछे? आई के मान बच गया 22 बट्टे 120। क्लियर है? ओके, अभी मैं इनको 2 से और काटूं क्या? 2 से काटो भाई साहब, 22 से कटा 11 बार और 120 कितनी बार कटा? 60 बार कट गया। क्लियर भाई साहब? हाँ जी। तो इसकी वैल्यूएशन कितनी आएगी? आई की वैल्यू आ गई 11/60 एम्पियर। पॉइंटों में आप निकाल देना टाइम लेकर, मैं इतना टाइम नहीं ले रहा यहाँ पर। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। बिना मात्रक मेरे छोटे भाई और मेरी प्यारी बहना नहीं लिखना है, बिना मात्रक मेरी प्यारी बहना कोई क्वेश्चंस नहीं लिखना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, इधर क्वेश्चन है एक और। हाँ, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो विद्युत हीटर से 220 वोल्ट से कितनी धारा लेगा? सेम एज, ठीक है ना, इतना सेम तरीके से ही करना है। ये क्या किया था इसने भाई साहब? 70वें का ए था ये तो 70वें का कौन सा है? ए है। अब 70वें का बे भी कर लेते हैं, लो इसी के अंदर ही कर लेते हैं, दूसरे पार्ट के अंदर क्यों जाना, ठीक है। ये 70वें का ए हो गया और यहां मैं कर लेता हूं 70वें का बे भी, ठीक है ना। बे क्या बोल रहा है? बे बोल रहा है अपने को 100 ओम और 220 वोल्ट, ठीक है ना। आर बराबर क्या बोल रहा है? 100 ओम बोलेगा और वी बोल रहा है 220 वोल्ट। कुछ और चेंज तो नहीं किया ना? हाँ, तो विद्युत हीटर से कितनी स्रोत लेगा? ठीक है भाई साहब, है ना। तो सेम आई बराबर वी अपॉन आर का फॉर्मूला लगाया, आई बराबर 220 बट्टा 100 लिखा, जीरो से जीरो काट दिया। आई का मान कितना आ गया? 22 बट्टे 10। ये तो सीधा सीधा हो जाएगा, आई बराबर 22 बट्टे 10 एम्पियर, 2.2 एम्पियर, ठीक है ना। ये आ गया 2.2 एम्पियर और लास्ट में लिख देना दिस इज माई
अनस्वर, ये क्या है हमारा, अनस्वर है भाई, है ना। अच्छा बताइए, ये तो हो गया ना, अथवा वाला आ गई है। चलिए ये क्या हुआ बताइए, ठीक है। चलिए इस बात को ध्यान रखना है। चलिए ये क्वेश्चन दिया इसने, चित्र में आरेख में मान लीजिए प्रतिरोधक R1 R2 त्रिक्रमश, ठीक है ना। R1 कितना है, R1 5 ओम है, R2 10 ओम है, R3 कितना है 130 है, क्या इंग्लिश मीडियम किधर है, 130 ओम है, ठीक है 130 ओम है, ठीक है ना। दोनों बार क्रॉस चेक कर लेना। इन्हें 12 वोल्ट की संयोजित किया तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा का मान, प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान। ये क्या है, ये कौन से क्रम में जोड़े हैं भाई साहब, समांतर क्रम में जोड़े हैं। तो समांतर क्रम में क्या समान होता है, समांतर क्रम में V समान होता है, ठीक है ना। और I क्या होता है, I जो होता है वो अलग अलग होता है। क्लियर, ये बात ध्यान में रखनी है। तो V तो आपको पता ही है, और I का मान ज्ञात कर लो फटाफट। देखो ध्यान से, मैं फटाफट आपको समझा दूं। प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा R1 से, ठीक है ना। फटाफट देखो, R1 की बात करूंगा, धारा का सूत्र क्या निकालते हैं, R1, तो धारा का सूत्र I बराबर V अपॉन R, ये फॉर्मूला होता है। जब R1 की बात करेंगे तो I1 अपॉन V अपॉन R1, V तो सब जगह सेम ही है। V का मान कितना है भाई साहब, 12 वोल्ट, V का मान 12 वोल्ट है, ठीक है ना। ये 12 वोल्ट सबके लिए समान रहेगा। R1 का मान कितना, 5 ओम, ठीक है ना। ओके, और ये लो जी R1 का फॉर्मूला मैं यही लगा देता हूं, और इसको कर देते हैं अपन लोग, जल्दी से सोल्व कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ ये अपन इसका कर देते हैं। देखो I1 की मान निकाल देता हूं। I1 बराबर V का मान कितना 12 बट्टे R1 का मान कितना 5, R का मान कितना है 5, तो कितना आ जाएगा बताओ। I1 बराबर 12 में गया 2 बार, पॉइंट लगाया, कितने हो गए, पॉइंट लगाने पर 20 हो गया, 4 एम्पियर। I1 का मान तो आ गया। R1 के अंदर तो धारा है 2.4 एम्पियर। अब मैं निकाल दूं R2 की, R2 बराबर V अपॉन R2 नहीं I2, ठीक है ना, R2 नहीं I2, R2 I2 क्या हो जाएगा, I2 बराबर V 12 वोल्ट बट्टे 10, ठीक है ना। क्लियर, I2 बराबर 1.2 एम्पियर, क्या बात सही है, ये तो I2 हो गई। क्लियर बात इतनी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इतना सरल प्रश्न है। I3 V अपॉन R3, I3 बराबर ये कौन से, ये है R1 में, ठीक है ना, ये R1 में था, R2 पे, और ये R3 पे, ठीक है ना। चलिए I3 V का मान तो कितना है, फिर से 12 ही है, इसका मान 130 है, तो कितना आ जाएगा, ये सीधा ही लिख लो इतना ही, ठीक है ना। कभी कभी गेम खेल दिया करो, ये सीधा ही लिख दिया करो इतना ही, ठीक है ना। चलिए इसको एक बार तो अपन काट ही देते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई साहब इसको एक बार तो मैं काट ही देता हूँ, ठीक है, एक बार मैं काट दूंगा तो क्या आ जाएगा, I3 बराबर 6/65। क्लियर है, ओके, 6/65 एम्पियर आएगा। क्लियर भाई, इतनी चीज आपको याद रखनी है। ये हो गए आंसर। क्लियर, तीनों के अंदर बता दिया। एक और प्रश्न पूछा था इसने, क्या प्रश्न पूछा, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, कुल विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, टोटल आई कितना हो जाएगी भाई साहब। टोटल आई आपको अगर दिमाग में आ जाता है तो ध्यान रख लेना, समांतर क्रम के अंदर टोटल धारा कितनी आती है, ठीक है ना, टोटल धारा का ही, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ क्या लिखोगे आप लोग, यहाँ लिखोगे आई टोटल, आई टोटल बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 कितनी है 2.4 प्लस 1.2 प्लस 6/65, ठीक है ना। इसको टोटल कर लेना तुम लोग, क्योंकि यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आप टोटल करोगे तो जितनी धारा आएगी उतना कर लेना, ध्यान रख लेना कितनी, 24, ऐसे लिख लेता हूँ मैं, आई टोटल बराबर 24/10 पॉइंट हटा दिया मैंने, प्लस 12/10 पॉइंट हटा दिया, प्लस, ठीक है ना, 6/65। क्लियर है, और ज्यादा सरल करूं तुम्हारे लिए, और ज्यादा सरल करूं तो इधर देखो ध्यान से, इसको मैं IT लिख रहा हूं, ठीक है ना, इसको मैं लिख रहा हूं 12/5 प्लस इसको मैं लिख रहा हूं 6/5 प्लस इसको मैं लिख रहा हूं 6/65। अब एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 65 ही आ गया, ठीक है ना। 13 बार गया, 13 और 12, 12 12 144, 144 में 12 जोड़ा 156, प्लस इसमें गया 13 बार, 13 बार जाएगा ना, हाँ 13 बार सही है, 13 5 65 होते हैं, और 13 का मल्टीप्लाई किया 6 से,
13 पंजे कितने होते हैं 65, 65 और 6 78, प्लस ये कितनी बार गया, एक बार गया 6, कितना आ गया भाई साहब, हाँ ये हो गए 6 और 6 12, ठीक है ना, 12 और 8 20 का 2 हासिल पाई, 2 7 और 2 9, सॉरी 7 और 7 14, 14 और 4 हासिल पाई 1, 240 बट्टे 65, 5 से काट दो आई टोटल, ठीक है ना, आई टोटल बराबर इतनी आ जाएगी, इसको 5 से काट दो, 5 से काटोगे तो 24 के अंदर 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 24 में 4 4 बार जाएगा, और 40 बचेगा 8 बार जाएगा, बट्टे इसमें जाएगा 13, 48 बट्टे 13 एम्पियर आपकी राइट करंट होगी। क्लियर, मैं आगे चलूं, और कोई क्वेश्चन यहाँ पूछा है, नहीं पूछा, चलता हूं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। निबंधात्मक प्रश्न, 3 क्वेश्चन बचे हैं मात्र, ठीक है ना। हाँ, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, बेकिंग सोडा का सूत्र लिखिए, लो बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3, ठीक है। हाँ, वे बताइए कि ताजा दूध पीएच के मान से बदलकर थोड़ा सारी क्यों बना देता है, ताकि दूध, है ना, दूध लंबे समय तक खराब नहीं हो, ठीक है ना, याद रख लेना, खराब का मतलब खट्टा नहीं हो। क्लियर, ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर, ओके ओके ओके, हो गया इस बात को। इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है ना, क्योंकि इसकी पीएच, क्योंकि यह क्षारीय माध्यम से अम्लीय बनने में समय लेगा। क्लियर, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र व इसका एक उपयोग लिखिए। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O, ठीक है ना, और इसका प्रमुख उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए, क्लियर, ये हो गए भाई साहब उपयोग, बहुत बढ़िया, इसमें तो जल्दी हो गया क्वेश्चन। हाँ, अच्छा, उपस्थित अम्ल का नाम सिरके में, ठीक है ना, सिरका विनेगर में, सिरका में कौन सा अम्ल होता है भाई साहब, एसिटिक अम्ल, ये आपको याद रखना है, एसिटिक अम्ल। ओके जी सर, बिल्कुल, आगे चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पर। संतरा में कौन सा होता है, सिट्रिक, बिल्कुल सर, सिट्रिक अम्ल। क्लियर, ओके, उसके बाद में इमली, टार्टरिक, इमली में कौन सा होता है, टार्टरिक अम्ल। क्लियर भाई साहब, ओके, ये सभी दुर्बल अम्ल। टमाटर, ओह टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर में कौन से होते हैं, ऑक्जेलिक, क्लियर, ऑक्जेलिक अम्ल, ये तो हो गया इसका। और अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, ठीक है ना, समझाना भी है, लेकिन अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं ये लिखेंगे अपन, अम्ल वर्षा। वह वर्षा, सीधा लिख लो, वर्षा नहीं, जब वर्षा जल का मान, पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, तो इसे एसिड रेन कहते हैं, ठीक है ना। प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। क्लियर, याद रख लेना, प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। प्रदूषण फैक्ट्रियां हैं, गाड़ियों हैं, और सारे का उपयोग हो गया। आगे, अच्छा, एक प्रश्न रह गया, कोई किसान खेत की मृदा में किस परिस्थिति में बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चौक कैल्शियम को उपयोग करेगा, जब खेत की मिट्टी अम्लीय हो गई हो, क्लियर, हो गई हो, अगर खेत की मिट्टी का पीएच मान अम्लीय हो गया है तो, ज्यादा सारी हो गया तो उर्वरक डालेगा,
क्लियर है। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र, मनुष्य में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किसके द्वारा होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। गैसों के विनिमय के फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल कैसे विकसित किया गया है ना, कुपिका के द्वारा, ठीक है ना। ये किसके द्वारा, कुपिका के द्वारा। कुपिका में समझते हो, कुपिका को समझते हो ना, एल्वियोली, ठीक है ना, याद रख लेना, एल्वियोली, ठीक है ना, याद रख लेना, एल्वियोली। ओके, ये बात मानव श्वसन तंत्र का चित्र यहां से देख लेना, ठीक है ना, श्वसन तंत्र ये समझ लेना। और चलिए आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन पर। मानव हृदय का नामांकित चित्र, मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी का परिणाम क्या हो सकता है, एनीमिया, ठीक है ना। छोटा प्रश्न है तो मैं जल्दी बता दूंगा, एनीमिया हो जाएगा। क्लियर, ये ध्यान रख लेना, रक्ताल्पता, एनीमिया का मतलब क्या होता है, रक्ताल्पता, 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 ठीक है ना। ओके, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करने के लिए, ठीक है ना। ओके, और इसको क्या कहते हैं, दोहरे रक्त परिसंचरण को। मानव में एक चक्कर के दौरान रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है, इसे दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है ना। चलिए ये आप हार्ट का चित्र देख लेना। क्लियर, ओके। कांच के आयताकार स्लेब से प्रकाश के अपवर्तन को समझाओ, ठीक है ना। प्रकाश के अपवर्तन का नियम और अपवर्तनांक किसे कहते हैं, ठीक है ना। कांच की आयताकार स्लेब से अपवर्तन का नियम देख लो ध्यान से। ये मान लो कि आपके पास में कांच की आयताकार स्लेब है, क्लियर, इधर ध्यान देना है, आयताकार स्लेब है, इधर एक लाइट आ रही है, इधर देखना, एक लाइट इधर तिरछी आ रही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। अब जिस पॉइंट पर यह प्रकाश किरण इससे टकराती है उस पॉइंट पर हमें क्या बनाना होता है, उस पॉइंट पर तो हम अभिलंब बनाते हैं, बिल्कुल। इस लाइट को जाना तो कैसे चाहिए होता है, इस लाइट को जाना तो होता है सीधा सीधा, सीधे सीधे में, समझते हो नहीं समझते हो। इस लाइट को जाना तो ऐसे पड़ता है, लेकिन क्या ये ऐसे जाएगी, नहीं जाएगी। रीजन क्या है ऐसे नहीं जाने का, इसका ये जो प्रकाश किरण है ये अपने मूल मार्ग से क्या हो जाती है, थोड़ी भटक जाती है। भटक कर किधर जाती है, भटक कर ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किसकी ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर। अभिलंब की ओर क्यों मुड़ती है, क्योंकि बाहर उस तरफ जो मीडियम जो होता है वो कैसा मीडियम है। अब ध्यान से देखना, ये अभिलंब की ओर ऐसे मुड़ गई, जिस पॉइंट पर ये मुड़ी तो वहां पर फिर से क्या बनाना पड़ेगा, हमें एक अभिलंब बनाना पड़ेगा। क्लियर है भाई साहब, ओके। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर हमें फिर से एक अभिलंब बनाना पड़ेगा, ये अभिलंब बनाना पड़ेगा। इस लाइट को जाना तो ऐसे चाहिए था, ठीक है ना, इस लाइट को जाना तो ऐसे चाहिए था, कैसे, जैसे मैं बना रहा हूं आपको अभी भी बता रहा हूं, इस लाइट को जाना तो ऐसे चाहिए था। क्लियर, इस लाइट को जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन फिर ये लाइट कैसे जाती है, ये लाइट चली जाती है ऐसे, कैसे, ये लाइट जाती है ऐसे, इस लाइट के समांतर ये जो लाइट जा रही है ना, क्लियर है, इस बात को ध्यान रखना, इस लाइट के कैसे जा रही है, इस लाइट के पैरेलल जाएगी, समांतर। इधर कौन है, हवा, इधर कौन है, कांच, ऊपर विरल नीचे सघन, इधर कौन है, कांच, इधर कौन है, हवा, ठीक है ना, याद रख लेना। हवा कैसा माध्यम है, विरल, विरल का मतलब रेरर, क्लियर। कांच कैसा है, सघन, सघन का मतलब डेंसर, क्लियर है। डेंसर मीडियम के अंदर लाइट का वेग कम होता है, ठीक है ना। ये लाइट बता देनी आपको, ये लाइट की दिशाएं, ये लाइट की दिशाएं, ये लाइट दोनों आपस में समांतर हो जाएगी, निर्गत किरण। और क्या बोलता है, अपवर्तन के नियम, पहला नियम क्या बोलता है ना, आपतन कोण, सॉरी आपतित किरण, प्रकाश अपवर्तन के नियम, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब, जिसको अपन नॉर्मल बोलते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्लियर, स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है ना, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। क्लियर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर मेरे दोस्त, इसको कौन सा नियम बोलते हैं, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। अब नीचे वाले में अपवर्तनांक की परिभाषा पूछी है, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग एवं दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, पूछा ना, ठीक है ना। हाँ, मीडियम 1
है ना, ध्यान से सुनना बात को, मीडियम 1 और अपॉन मीडियम 2 जिसके सापेक्ष लिया जाता है उसको ऊपर लेना है, जिसका निकालना होता है उसके नीचे। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एन, अपवर्तनांक, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी, ये मैंने समझा दिया आपको। और ये कौन सा प्रश्न है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इनके प्रकार को, ठीक है ना। हाँ, गोलीय दर्पण किसे बोलेंगे, हाँ वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। इसके प्रकार कितने होते हैं, दो। एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। और दूसरा होता है उत्तल, उत्तल का मतलब कॉनवेक्स मिरर। क्लियर भाई साहब। अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए, अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक द्वारा, ठीक है ना, दंत चिकित्सक द्वारा। क्लियर। दूसरा एक और वाहनों की हेडलाइट, वाहनों की हेडलाइट और सौर भट्टी, और कहाँ लिखूं भाई साहब, वाहनों की हेडलाइट सौर भट्टी में, और कहाँ ये हो गया, वाहनों की हेडलाइट में समांतर शक्तिशाली प्रकाश किरण पुंज प्राप्त करने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा दांतों के, हाँ शेविंग दर्पण। क्लियर, ओके, शेविंग दर्पण। ये इतने चार उपयोग तो बहुत है भाई, ठीक है ना। आवर्धन किसे कहते हैं, बिंब ऊंचाई व प्रतिबिंब ऊंचाई के उत्पन्न, ठीक है ना, ध्यान सुना। आवर्धन को अपन दर्शाते हैं एम से, एम बराबर एच डैश, एच डैश बटा एच। एच डैश क्या होता है, प्रतिबिंब ऊंचाई व बिंब ऊंचाई के अनुपात को, सीधा लिख लेना, प्रतिबिंब ऊंचाई व प्रतिबिंब ऊंचाई, ठीक है ना, और बट्टे बिंब ऊंचाई, इसके अनुपात को, बिंब की ऊंचाई। पेपर आपके पास में होना चाहिए, डैश वर्क वगैरह जो आपके होगी अंदर होगी उसके पास में देख लो आप लोग, इनके अनुपात को क्या बोलते हैं। और गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सूत्र लिखिए, एम बराबर एच डैश अपॉन एच, या एम बराबर गोलीय दर्पण है ना, हाँ, माइनस वी अपॉन यू। ये है गोलीय दर्पण का सूत्र, ये क्या है, गोलीय दर्पण के आवर्धन का सूत्र, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। आवर्धन जब प्लस होता है तो वास्तविक, सॉरी आभासी, और माइनस होता है तो वास्तविक, ठीक है। चलिए और बोलिए, ये लो जी, आपके जितने भी क्वेश्चंस थे पूरे क्वेश्चंस मैंने आपको क्वेश्चंस ए टू जेड आपको करवा दिए, ठीक है ना। कैसी लगी आपको ये क्लास, आप जरूर कमेंट करोगे। और आपको जो टॉपिक समझना है एक बार जल्दी से आप उस टॉपिक का कमेंट कर दो नाम, और आप चाहते हो कि टॉपर के जो बोर्ड मॉडल पेपर है वो आपको डाउनलोड, मतलब सॉरी बोर्ड की टॉप कॉपियां जो है वो आपको अगर सीखनी है समझनी है तो भी मैं वो बता दूंगा। 1.5 घंटे के अंदर मैंने पेपर कर दिया, ये तो मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको बोल बोल कर दूसरी भी चीजें समझाई है। आप सोचो कि अगर मैं लिखने बैठता तो इस पेपर को मैं 1 घंटे में कर लेता, सबकी आपको कितना टाइम दिया जा रहा है, 3.25 घंटे। क्लियर, तो टेंशन ना। अब मैंने वो भी मैंने शुरुआत के 10 से 11 मिनट आपको क्या समझाया है, पूरा पूरा पेपर का पैटर्न समझाया है। वहां तो कुछ समझना नहीं है, क्वेश्चन लिखा और आंसर, क्वेश्चन लिखा और आंसर। तो ध्यान रखना है मेरे दोस्त, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करना है और पेपर को बढ़िया तरीके से तैयार करो। इसकी आपको अगर देखो, इसकी जो पीपीटी है वो चाहिए, पूरा पूरा सोल पेपर की पूरी पीडीएफ आपको चाहिए तो विजय क्लासेज और विजय एजुकेशन एंड न्यूज का टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लो, जो कि लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आराम से वहां जाकर आपको इसकी कॉपी मिल जाएगी, ठीक है ना। नहीं तो हमारी टीम के जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पर मैसेज कर देना, आपको वो लिंक भेज देंगे। क्लियर, ओके। और बाकी आपको जो चीज और समझनी है उसके लिए कमेंट करिए। इस वीडियो को अपने आसपास के और भी लोगों के साथ में जरूर जरूर शेयर करना। थैंक यू मेरे लाडले भाइयों और बहनों। विजय परिवार की ओर से आपको बोर्ड एग्जाम 2026 आपके टाइम टेबल भी आ चुका है। शायद 21 फरवरी को हमारा ही जो साइंस के है उसका एग्जाम्स है। तो हमारी ओर से, मेरी ओर से, आपके बड़े भाई की ओर से आपको बेस्ट ऑफ लक है। बेहतर तैयारी करो, जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आप मेरे को पूछ लो, ठीक है ना। पर्सनली आप कोई डाउट वगैरह है तो भी आप टीम को भेज देना, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है ना। ओके, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। विजय है तो मुमकिन है। मेरी ओर से आपको बहुत सारा प्यार। थैंक यू, लव यू ऑल।